गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि रैपिड 2021 से एक वैकेंसी आई हुई है वन दरोगा की, जो कि बहुत अच्छी जॉब है और 2800 ग्रेड पे की जॉब है। प्लस आपकी इनिशियल इसमें सैलरी 40 प्लस स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो आपके, जैसे कि अगर आपको आगे चल के और भी तैयारी करनी है या और भी अपने फ्यूचर किसी क्षेत्र में आगे लेकर के चलना है, तो ये बहुत अच्छी जॉब है क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। जहाँ तक मुझे पता चला है, मेरे कुछ रिलेटिव हैं और मेरी फ्रेंड थी, उसके पिताजी भी इसी फील्ड में थे। और कुछ अच्छी सिटी भी होती हैं जिसमें आपको जॉइनिंग भी अच्छी सिटी में मिल जाती है अगर आप ठीक से मेहनत करते हैं और अगर अच्छे मार्क्स आते हैं आपके, तो आप बहुत बेहतर करेंगे और बहुत अच्छी जॉब है ये। ठीक है, तो इसी उसमें इसी के सीरीज़ में मैंने सोचा कि आज से क्यों ना मैं वन दरोगा की स्टार्टिंग कर देती हूँ आप लोगों को धीरे धीरे। जैसे मेरे पास कई रिक्वेस्ट आ रही थी कि वीडियो के लिए भी, अभी उसकी कोई कंफर्म डेट नहीं आई है। जैसे कि अभी अप्रैल तो बहुत रेयर ही है कि अप्रैल में कराएगा। हाँ, मई या जून में ये चांसेस बन रहे हैं कि वीडियो का एग्ज़ाम करा लेगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग मेरे साथ रहिए। मैं वन दरोगा की भी तैयारी और वीडियो दोनों की तैयारी आप लोगों को कराऊंगी। और रही बात वीडियो की, तो जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं या जो लोग कमेंट कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव भी कमेंट कर रहा है और कोई नेगेटिव, कोई नेगेटिव भी कमेंट आ रहे हैं, बट मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए वही है कि जो पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं वही मेरे लिए प्रेरणा बन जाते हैं, और जो नेगेटिव भी करते हैं उनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है। भाई, पहली बार है ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सीख के आया है। थोड़ी बहुत गलतियाँ तो भाई होंगी ही होंगी। आप लोग बताएंगे, कहेंगे, तभी तो मैं अपने अंदर सुधार लाऊंगी। तो फिर यही सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो की भी तैयारी आप लोग रहिए, मेरे साथ करिए। मैं आप लोगों को उसमें कैसे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, कैसे क्या उसमें अच्छे मार्क्स ले आने हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, ये भी मैं वो उसके वीडियो में जो हैं वो मैं शाम को डाला करूँगी। और जो ये वन दरोगा के वीडियो हैं, इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो मैं दोपहर में डालूँगी। और ये भी है कि मैंने बीच में थोड़ा वीडियो बनाना बंद कर दिया था क्योंकि मेरे कुछ ज़रूरी काम थे, उसकी वजह से मेरा थोड़ा-सा बंद हो गया। लेकिन हाँ, मैं अब कंटिन्यू करूँगी और बीच-बीच में मैं लाइव क्लास भी लूँगी, जिसमें मैं आप लोगों के साथ थोड़ा-सा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूँगी। आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे शेयर करिएगा। मैं ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उन सब चीज़ों को दूर कर दूँ, ठीक है? तो चलिए फिर आज से स्टार्ट करते हैं वन दरोगा के लिए। और कोई भी दिक्कत हो, ऐसा है नहीं कि मुझे इसके एग्ज़ाम को ऐसा निकालना है या ऐसा कुछ, बट मैं आप लोगों के लिए ऐसा करूँ क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे मटेरियल हैं और कुछ सीनियर जो इनकी तैयारी कर रहे हैं उन्होंने मुझे बताया है और इससे रिलेटेड चीज़ें सेंड की थी मेरे पास। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को ये सब बताऊं। शायद क्या, बहुत ही लोगों का इसमें बहुत बेनिफिट होगा अगर आप मैं थोड़ा सा इसको कॉन्साइज वे में अपनी पीडीएफ बनाऊंगी। जो भी नोट्स बनाऊंगी उसे मैं पीडीएफ उसका बना दूंगी। एक मैं टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगी, उसमें मैं सारे नोट्स डाल दिया करूंगी। तो आप लोग उसको तो कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि मैथ आने वाली है या ऐसा कुछ। आप लोगों ने सिलेबस देख ही लिया होगा, जो भी आएगा फॉरेस्ट्री से ही रिलेटेड ज़्यादा ज़्यादा के सारे क्वेश्चंस भी उसी से ही रहेंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि बने रहिए साथ तक मेरे। बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप बने रहेंगे तो ये 1 महीना का सिलेबस है और 1 महीने में मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा दूँगी। इतना तो है, इतना तो मैं आप लोगों के साथ कर सकती हूँ, ठीक है? और रही बात वीडियो की, तो वीडियो का एग्ज़ाम आने से पहले मैं आप लोगों को हर चीज़ बता दूंगी कि कैसे क्या पढ़ना है। कि इवन जो जो टॉपिक आपको टफ लगेंगे आप लोग मुझे थोड़ा सा बताइएगा भी कि किस चीज़ पे मैं वर्क करूं या किस चीज़ को मैं बढ़ाऊं आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती हो, या आप लोगों ने जो भी एग्ज़ाम में अपियर वही तो दे सकते हैं दोबारा। तो उस एग्ज़ाम में आप लोगों को किस
किस पर्टिकुलर चीज़ पे आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत हुई थी, आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, मैं उस चीज़ को पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो चलिए फिर आज फर्स्ट डे है और इसका तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और कोशिश करिएगा कि आप लोग तैयारी थोड़ा अच्छे से करिए, कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखिए और थोड़ा सा भी डिमोरलाइज मत होइए। मुझे पता है कि बंदरों की कटअप बहुत ज़्यादा गई है और इसमें कई बच्चे बहुत सीरियसली, बहुत मेरे खुद की कांटेक्ट के कुछ हैं जो 0.5 मार्क्स से बाहर हो गए और बहुत सीरियसली वो इसे देना चाहते थे क्योंकि उनको लग रहा था कि 2800 ग्रेड पे की है, बहुत अच्छी जॉब है और हम आगे तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसी ही कई चीज़ें हैं और बहुत से ऐसे हैं जो देना चाह रहे थे, अब उनको यही लग रहा है कि भाई लास्ट ऑप्शन है हमारा वीडियो, अब वो हाथ से ना जाने पाए। तो आप ये मत समझिएगा कि जो वीडियो 2018 है उसमें कंपटीशन नहीं है। मानते हैं कि कई बच्चे कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए होंगे, लेकिन बहुत से बच्चे अभी भी हैं जो मोस्ट अपेडेड उसको, जो उस समय शायद सीरियस ना रहे हों लेकिन आज वो बहुत सीरियस हैं उस जॉब को लेके। तो उस आप लोग थोड़ा सा इसके लिए केयरफुल रहिएगा। और उसमें भी कई लोग होंगे जो पहले निकाले रहे होंगे, अभी भी वो एग्ज़ाम देना चाह रहे होंगे, तो आप लोग उसको सीरियसली ही लीजिएगा। ये नहीं कि मतलब बहुत इजी पीजी ले लीजिए कि हाँ मेरा निकला हुआ है तो फिर अब तो निकल ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। और इस पोस्ट की भी मैं बात बताऊँ तो बहुत बच्चे इसको देने चाह रहे थे, बंदरोगा का भी बहुत बच्चे जो 0.5 मार्क्स से 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए हैं बाहर। सोचिए उनके लिए कितने, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं या आपको इस एग्ज़ाम को देने का मौका मिल रहा है तो आप इसको बहुत ही सीरियसली दीजिए। मजाक लेकर के कोई भी चीज़ मत करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम बार बार नहीं होने वाला। आपको भी पता है 2024 हमारा चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, उसके पहले बहुत सी वैकेंसी आएंगी और अगर अगर आप इसमें निकाल ले गए तब तो ठीक है, नहीं तो आपको बहुत दिन तक वेट करना पड़ेगा। शायद कभी वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा, फिर एग्ज़ाम कराने का वेट करना पड़ेगा, फिर ये होगा कि भाई ज्वाइनिंग कब करा रहे हैं, कुछ हो गया तो उसमें और प्रॉब्लम। वीडियो का तो देख ही रहे हैं आप, है ना। तो कोशिश करिए कि जो आए उसको सीरियसली दीजिए, नहीं तो आपको बैठना पड़ जाएगा, बहुत वेट करना पड़ जाएगा। तो प्लीज़ कोशिश करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और सीरियसली पढ़ाई करिएगा। अब मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगी और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। चलिए फिर आगे देखते हैं इसमें। हाँ देखिए, सबसे पहले नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी पहला चैप्टर है उसका जो दिया हुआ है बंदरोगा में आने के लिए, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इसमें इस पॉलिसी में जैसे कई प्रकार की नीतियाँ, जैसे इससे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जैसे वन नीति आई या जितने भी इसके पहले वन नीति अभी तक 2021 की भी 2021 तक 4-5 वन नीतियाँ आ गई हैं, तो किस नीति में कौन से सुधार किए गए या कौन सा नया नियम लगाया गया, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन इससे पुटअप होंगे। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा रोज़ लेके नहीं आऊँगी कंटेंट, थोड़े थोड़े लेके आऊँगी। आप लोग उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बना लीजिएगा जिससे आप लोगों को रिवीजन करने में इजी पड़े। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये पहला है कि वनों के संरक्षण हेतु जो सबसे पहले नियम बनाया था वो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। आप लोगों को पता ही है, लॉर्ड डलहौजी ने अपने 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, चाहे वो ट्रेन से रिलेटेड हो चाहे इससे रिलेटेड हो। मतलब एक जैसे होता है ना क्रांतिकारी परिवर्तन लाना, हमारे देश में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं वो आप कह सकते हैं लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही आए हैं। ट्रेन जो चली वो भी डलहौजी के टाइम पे, डाक खाने की शुरुआत की बात की जाए या फिर हमारे ये वनों के संरक्षण के लिए बात की जाए, तो ऐसे कई सुधार या कई ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे जो डलहौजी के टाइम पे, आप लोग पढ़े होंगे इसे मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आप लोग कोशिश करिएगा याद रखने का। मैं आपको एक ये ट्रिक बता रही हूँ, जैसे कि डलहौजी के टाइम पे काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन आए थे ना अपने इंडिया में, तो इसी वजह से लॉर्ड डलहौजी, जो कि इसके पहले किसी ने भी नहीं लाया था ऐसा नियम, तो डलहौजी हो गया हमारा सबसे पहले वनों के संरक्षण हेतु जो नियम लाया वो डलहौजी ने लेके आया। और
किसकी सिफारिश पे ले आया, तो वो थे क्लेलैंड की सिफारिश पे लेके आया था, जो कि पेगू के वन संरक्षक थे। ठीक है, जो वहाँ का देखभाल करते थे पेगू का, वहाँ के वन संरक्षक थे क्लेलैंड। ठीक, क्लेलैंड की सिफारिश पे 1885 में लॉर्ड डलहौजी ने वनों के संरक्षण हेतु एक नियम लाया था। सबसे पहले इंडिया में सबसे पहले किसने लेके आया था? लॉर्ड डलहौजी ने लेके आया था। ठीक है, और भारत के पहले महावन निरीक्षक कौन बने थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को भारत का वानिकी का पिता भी कहा जाता है। ड्रेटिच बेंडिस थे। डेट्रिच बेंडिस भारतीय वानिकी के पिता भी कहे जाते हैं, और यही महावन निरीक्षक भारत के सबसे पहले नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इस नियम के तहत, अब इस नियम की बात की जा रही है जो डलहौजी ने बनाया था। इस नियम के तहत ये था कि मालाबार क्षेत्र, जो आप जानते हैं ना केरल वगैरह में, है ना, तो वहाँ पे बबूल व नीलगिरी के पेड़ लगाने की शुरुआत की गई थी कि भाई यहाँ पे बबूल और नीलगिरी के भी पेड़ लगाए जाएं, और इस नियम के तहत ये पहला था। फिर उसके बाद दिया है कि 1865 से 1878 तक वन अधिनियम का विनिर्माण हुआ था। ठीक, फिर उसके बाद फर्स्ट राष्ट्रीय वन नीति, जो पहली, जो एक कह सकते हैं कि हम कानूनी तौर पे राष्ट्रीय वन नीति जो आई थी, वो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय पे आई थी। इसने कहा था कि सभी प्रांत में एक वन विभाग होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो वन संरक्षण है, तो एक जो कह सकते हैं कि मोटा मोटा नियम कि भाई ऐसा होना चाहिए, एक ब्रॉड लेवल पे नहीं था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे जो आया था, जो भी चीज़ें लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे स्टार्ट हुई, वो ब्रॉड लेवल पे नहीं था। उसने बस एक नींव रखी। जैसे उसने ट्रेन चलाया थाने से केवल मुंबई तक, मतलब उतना ही किलोमीटर, थोड़े से डिस्टेंस के लिए चलाया, लेकिन वो धीरे धीरे बाद में काफ़ी ब्रॉड हुआ होगा। उसी तरह से जो सबसे पहला वन नीति था, वो तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के टाइम पे आया था, लेकिन वनों के संरक्षण हेतु जो नियम बनाए गए थे, वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सबसे पहले 1885 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक मिनट। अब आते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1952। आज़ादी के बाद, मतलब इसके बाद कभी भी बना नहीं, डायरेक्ट जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, जब एनडीसी वगैरह की स्थापना हुई, तो राष्ट्रीय वन नीति भी सबसे पहले उसी समय आई, 1952 में। ठीक है, 1952 में ये हुआ कि ये स्वतंत्र भारत की पहले राष्ट्रीय वन नीति थी। ठीक, ये पहले स्वतंत्र भारत की वन नीति थी। इसके तहत 33% भाग पर वन होंगे। ठीक, 33% भाग पर वन होंगे, मतलब कि जो हमारा पूरा भारत है, उसका 1/3 पार्ट जो होगा हमारा, एक वन क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, इसमें और ये कहा गया तो जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं जितने भी, उनका 2/3 पार्ट जो है, जितने भी मतलब क्षेत्रफल जो है पर्वतीय भागों का, उनका 2/3 पार्ट जो होगा वो वन क्षेत्र होगा। वो ये बोला गया था 1952 में। याद हो गया आप लोगों को? ये जो 33% है, ये आज भी है, ये अभी तक चली आ रही है कि, लेकिन अभी तक हम लोग यहाँ पहुँचे नहीं हैं। 33% अभी हमारा हुआ नहीं है, लेकिन लक्ष्य हमारा 75-74 सालों में अभी भी हमारा वही है कि हमें 33% भाग पर वन क्षेत्र चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फिर आगे दिया है 3 श्रेणी में डिवाइड किया गया था वन क्षेत्रों को। पहला था संरक्षण वन, राष्ट्रीय वन और ग्रामीण वन। ठीक है, अब ये आगे चल के हम लोग बाद में इसको क्लियर करेंगे, संरक्षण वन क्या होता है, राष्ट्रीय वन क्या होता है और ग्रामीण वन क्या होता है। इसको भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। लेकिन ये अभी आप मोटे मोटे तौर पे पढ़ लीजिए, कौन कौन सी क्या क्या नीतियाँ थी, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताते चलूँगी। ठीक है, नहीं तो इससे बहुत हौच पौच हो जाएगा। ठीक, तो आगे देखते हैं। 3 श्रेणियों में ये विभाजित किया गया। अब इसके बाद इस वन नीति के तहत ये किया गया कि चारागाहों और लकड़ी के विस्तार पे जोर दिया गया। ठीक है,
कि हाँ, जैसे जो पहले के ज़माने में इतना तो वो था नहीं, गैस वगैरह की इतनी सुविधा थी नहीं, तो ये होता था कि भाई महिलाओं या जो खाना बना रहे हैं और पशु पक्षी जो पशु वगैरह जो चरते हैं उनके लिए चारागाह की व्यवस्था की जाए, और महिलाओं के लिए इजली लकड़ी अवेलेबल हो जाए उसके लिए भी व्यवस्था की जाए, और उनको आसानी से लकड़ी मिल जाए, जिससे उन्हें ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े, जैसे कि जीविका अपनी चलाने के लिए। ठीक है, तो चारागाह व लकड़ी के विस्तार पर जोर डाला गया। आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी पर जोर दिया गया, मतलब कि जो एक बैलेंस होता है ना कि भाई कम भी ना होने पाए, जैसे जंगल का जो क्षेत्र है वो कम भी ना होने पाए, और जो एक्सेस है लोगों तक, जैसे जानवरों तक लकड़ी या पत्तियों का या इन सब चीज़ों का एक्सेस है, पहुँच है, और महिलाओं तक लकड़ियों की पहुँच है, ये सब चीज़ें आसानी से भी हो सके, और वन क्षेत्र में किसी प्रकार की कमी भी ना आए। तो ये सारी चीज़ें थी। वन कटाई पर नियंत्रण किया गया इसी राष्ट्रीय वन नीति पे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है हमसे कोई क्वेश्चन कि वन कटाई नियंत्रण किस राष्ट्रीय वन नीति में था। लोक कल्याण को बढ़ावा दिया गया। ग्रामीणों को लकड़ी की पहुंच, वही जैसा कि यहाँ पे हम आप लोगों को बताए थे कि एसेसिबिलिटी अच्छी हो, इसके लिए इनके इन सब वनों के विस्तार पर जोर दिया गया था। ठीक है, जैसे कि और आगे ये जानते हैं खाना बदोशी द्वारा जो स्थानांतरित खेती होती है, झूम खेती कहते हैं जिसे, हर राज्य में इसका अलग अलग नाम होता है। तो इस प्रथा, ये एक प्रकार की प्रथा होती थी, अगर आप लोगों को पता हो तो, कि स्थानांतरित जो खेती होती है कि वो जैसे जो खाना बदोशी होते हैं वो एक स्थिर जगह पे तो रहते नहीं है, उनका समय समय पर अपना स्थान बदलता रहता है। तो वो क्या करते थे कि जैसे कि कोई क्षेत्र लिए, वहाँ पे गए, जंगल को काटे, और फिर बीज वगैरह ले करके वहाँ पे खेती कर देते थे। खेती करने के बाद जब वहाँ पे उपज हो जाती थी तो उसको काट करके फिर उसको जला देते थे। एक तो वन काटे तो उसकी वजह से कुछ पेड़ कटे, फिर वहाँ से जलाने की वजह से कई कई जंगलों में आग लग जाती थी, तो उससे भी दिक्कत होती थी। तो बहुत इस तरह से बहुत जंगलों को नुकसान हुआ, बहुत से पेड़ पौधों को नुकसान हुआ। तो इस वजह से इस जो ये एक प्रकार की जो प्रथा थी खाना बदोशियों की, इसको मतलब बहुत ही दूर करने की कोशिश की गई। अब आप ही जानते हैं, कोशिश की गई वो तो 100%, अभी भी कई थोड़े थोड़े जगह है कि जहाँ पे अभी भी ये स्थानांतरित खेती हो रही है, तो पूर्णतः तो खत्म नहीं हुई है अभी भी। आज़ादी के 74-75 सालों बाद भी देखा जाए तो अभी भी नहीं हुई है। ठीक है, तो वो 100% तो अभी कुछ भी अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब ये था कि अतिक्रमित क्षेत्रों पर वनों का विकास। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या होता था, कई ऐसे क्षेत्र होते थे जैसे कि रेलवे लाइन पास कर दी गई कि भाई यहाँ से रेल पास होंगे। ठीक है, कई ऐसे होते थे कि भाई वहाँ पे वन क्षेत्र आते थे, लोग जा कर के वहाँ पे घर बना लेते थे अपना, और कई ऐसी जगह होते भाई नहरों का निर्माण कर दिया गया। ठीक, नहरों का निर्माण हुआ वहाँ पे बहुत जैसे आप लोग समझ ही गए होंगे, नहरों का निर्माण सिंचाई वगैरह के लिए किया गया, तो अतिक्रमण हो जाता था वनों का। ठीक है, तो इन अतिक्रमणों पर थोड़ा सा नियंत्रण किया गया। अतिक्रमणित क्षेत्र जो थे उसके आसपास फिर पेड़ लगाए गए। ऐसा नहीं है हर चीज़, जैसे कि हमें पता है ना, ये वो चिपको आंदोलन और ये नर्मदा बचाओ, मतलब ऐसे कई और अपिको आंदोलन, ये सारे आंदोलन इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए, वनों की कटाई के लिए मना करने के लिए ही स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्रीय वन नीति 1952 यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। अब आगे देखते हैं 1988 में राष्ट्रीय वन नीति आई। इसमें सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा इसे याद रखिएगा। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1988 में चलाया गया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि उत्पादकता बढ़ाकर जनजातियों को उपलब्ध कराना, मतलब इसका हुआ कि वनों की उत्पादकता, जैसे कि वनों में जो पेड़ लगाए जाएं वो ऐसे पेड़ लगाए जाएं जो क्या कहते हैं कि
जैसे कि जिसका उसका मूल्य हो, जैसे सागौन का लगा दिया गया, चंदन का लगा दिया गया, शीशम का लगा दिया गया, ठीक है। तो नगदी नगदी पेड़ लगाए जाए, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो जिससे कि इमारती लकड़ी वगैरह बन सके, जिन पे नक्काशी हो सके, ऐसे पेड़ लगाए जाए, जिससे कि वहाँ की जनजातियों को अपनी आजीविका चलाने में थोड़ा सा इजी हो। जैसे अभी भी सरकार कई ऐसे कार्यक्रम चला रही है ना, जैसे कि जनजातियों के लिए कि वहाँ जैसे अभी रिसेंटली ऐसा किया गया कि जनजातियों द्वारा जो चीज़ें ये बनाई जाती हैं उनके क्षेत्रीय स्तर पे, उसको अमेजोन से कनेक्ट कर दिया गया। उनकी सारी चीज़ें अब हम लोगों को ऑनलाइन मतलब मिल सकेंगी। तो ऐसे कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो जनजातियाँ वहाँ पे रहती हैं वनों में, वो अगर ऐसा कुछ कर रही हैं तो डायरेक्ट हम उनको बेनिफिट भी मिले, और वो मतलब अपना आजीविका अच्छे तरीके से वो भी ग्रोथ करे। इस वजह से सरकार ने ऐसा मतलब चलाया था कार्यक्रम, ठीक है, 1988 में, कि ऐसी लकड़ियाँ लगाई जाएँ, जिससे कि वो पेड़ लगाए जाएँ, जिससे कि जो उससे लकड़ी मिले उससे वो अपना आजीविका अच्छे तरीके से कर सके, नक्काशीदार चीज़ें बना करके, इमारती लकड़ियों का यूज करके, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता, आनुवंशिक पूल संरक्षण, ठीक है। तो प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता, इससे ये सब जो है हमारे वन क्षेत्र को बढ़ावा ही देते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो अगर हम इन सब धरोहरों को, जो कि एक इनडायरेक्ट तरीके से वो हमारे वन क्षेत्र को ही प्रभावित करते हैं, अगर हम इनको इनका संरक्षण कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे कई वन क्षेत्र के ऐसे कई पार्ट होंगे जो बच जाएंगे। तो इनका भी संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और देश के 1/3 भाग पर वन रोपण होना चाहिए, जो कि पहले ही था 1952 में, कि 33% भाग पे हमारा वन क्षेत्र होना चाहिए, वन रोपण होना चाहिए, ठीक है। अब 1988 के बाद 1916 में एक वन नीति आई। इसमें क्या था कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र में 2/3 वन क्षेत्र की जो बाध्यता थी कि भाई इतने 2/3 वन क्षेत्र यहाँ पे होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये बाध्यता समाप्त कर दी गई। ये है इम्पोर्टेंट हमारा, कि 2/3 की जो बाध्यता है पर्वतीय क्षेत्र की, वो समाप्त कर दी गई। हरित कर आरोपण, जो ग्रीन टैक्स हम लोगों के ऊपर जो लगने लगा है, जानते हैं, वो वाहन से रिलेटेड हर आप लोग देते ही होंगे। तो हरित कर आरोपण भी 2016 में ही आया। फिर इको टूरिज्म की बात की जाए, इको टूरिज्म की बात की गई 2016 में ही। फिर वुड इज़ गुड नीति जो है वो भी 2016 में ही आई। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के बोर्डों द्वारा वन प्रबंधन किया जाए। ये राष्ट्रीय एवं राज्य जो वन प्रबंधन है, अब वो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के बोर्ड द्वारा किया जाए इसका। तो 2016 हम अगर हम देखें मोटे मोटे स्तर पे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें कई इम्पोर्टेंट चीज़ें की गई। अब 2018 वन नीति की बात की जाए तो 1988 वन नीति की, ये 2018 जो वन नीति है वो जगह लेती है। ये कार्बन स्थिरीकरण व जैव विविधता का जो विकास है उसमें ये वन नीति जो है हमारा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता ही करती है। कि जैसे अगर हम, जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर हम इन सब का संरक्षण करते हैं तो वनों का विकास होना ही होना है। इस वजह से इसका योगदान, वन का संरक्षण जो हो रहा है उसका योगदान कार्बन स्थिरीकरण में बहुत ही उपयोगी है। तो ये रही आज के टॉपिक। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अगर ये आपके लिए यूज़फुल है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैं ये सीरीज़ जो 1 महीने की लगभग है, मैं इसे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। और अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने में कोई गलती है या कुछ मुझे और बेहतर तरीके से करना चाहिए तो आप लोग ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए फिर तब तक के लिए कल मिलते हैं फिर। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।